वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड आयुर्वेदा। तो आज का हमारा टॉपिक चरक चिकित्सा स्थान 5th चैप्टर गुल्म चिकित्सितम से संबंधित है। तो इसको आइए सिंपल वे में ट्रिक के साथ विद नोट्स देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं गुल्म। गुल्म को अगर हम लोग मॉडर्न में कोरिलेट करें तो उसको पेनफुल लंप से कोरिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी निरुक्ति देखेंगे। गुड़ी वेष्टने धातु से मक प्रत्यय करने पर गुल्म की उत्पत्ति हुई है। परिभाषा: उदर प्रदेश में वायु से बनी हुई ग्रंथि का नाम गुल्म है। उदर प्रदेश में एब्डोमेन रीजन में कोई वायु से बनी हुई ग्रंथि है तो उसको गुल्म बोला गया है। स्थान बहुत इम्पोर्टेंट हैं। गुल्म के स्थान 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बस्ती, हृदय, नाभि और दोनों पार्श्व 5 स्थान होते हैं। ट्रिक है बहना पार्श्व। तो बस्ती, हृदय, नाभि और दोनों पार्श्व, ये गुल्म के 5 स्थान हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके निदान। तो वातवर्धक आहार विहार के सेवन से, मतलब जो गुल्म है वो वात प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। ठीक है, तो वातवर्धक आहार विहार के सेवन से ये निदान हो जाएगा इसका। मलमूत्र आदि वेगों को रोकने से, विषमासन से, पित्त एवं कफवर्धक आहार विहार से, दूषित भोजन से। संप्राप्ति: उपर्युक्त जो निदान बताए गए हैं उनका सेवन करेंगे तो वात का संचय होगा, प्रकोप होगा और इसके साथ में कफ पित्त की दुष्टि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वात प्रधान त्रिदोषज व्याधि है गुल्म। उसके बाद वात का संचय, प्रकोप और कफ पित्त दुष्टि के बाद जो कफ पित्त है उसके द्वारा जो वायु का मार्ग है वो अवरोध हो जाएगा। जब वायु का मार्ग अवरोध हो जाएगा तो जो वायु कुपित हुई है उसका ऊर्ध्वगमन होगा, और वायु का जब ऊर्ध्वगमन होगा तब क्या होगा, जो पार्श्व है, हृदय है, नाभि है, बस्ती है, इसमें शूल उत्पत्ति होगी और परपिंडित वायु का गुल्मवत, जो परपिंडित वायु है वो गुल्मवत हो जाएगी। उसी को गुल्म रोग बोला गया है। पूर्व रूप क्या है इसके? अरुचि है, अजीर्ण है, उद्गार है, बेल्चिंग हो जाएगा, शरीर में दुर्बलता, वेदना, मलमूत्र कम मात्रा में आना, ये सब इसके पूर्व रूप हैं। अब बात करते हैं भेद। वेरी इंपॉर्टेंट 5 भेद हैं गुल्म के: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज गुल्म। रक्तज गुल्म भी इम्पोर्टेंट है। सन्निपातज गुल्म को एक दूसरा नाम बोला गया है निचय गुल्म। इसको डायरेक्ट ना पूछ के सन्निपातज गुल्म नहीं, निचय गुल्म के नाम से पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं वातज गुल्म के लक्षण यानी रूप। तो श्लोक देखेंगे। स्थान संस्थान रुजाम विकल्पम श्यावरोत्तम शिशिर ज्वरम करोति जीर्ण अभ्य अधिकम प्रकोपम। स्थान संस्थान रुजा विकल्पम, मतलब कि स्थान, गुल्म का जो स्थान है वो विकल्प, यानी कि जो गुल्म का स्थान है वो एक नियत स्थान पे नहीं होगा, उसका स्थान चेंज होता रहेगा वातज गुल्म में। संस्थान यानी उसका जो स्वरूप है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो वो भी विकल्प होगा, यानी कि हमेशा एक निश्चित नहीं रहेगा, उसका स्थान कम ज़्यादा होता रहेगा। रुजा, और जो वातज गुल्म जो रुजा यानी पीड़ा होगी वो भी विकल्प होगी, यानी कि सदा एक समान पीड़ा नहीं होगी वातज गुल्म में, कभी ज़्यादा पीड़ा होगी कभी कम पीड़ा होगी। तो गुल्म का स्थान, उसका संस्थान यानी उसकी आकृति और उसकी रुजा यानी पीड़ा, ये हमेशा एक समान नहीं होते हैं, विकल्प होते हैं यानी बदलते रहते हैं। इसके साथ क्या है, स्याव अरुणोत्तम, और शरीर में स्याव, शरीर का जो वर्ण है वो श्याव और अरुण वर्ण का हो जाएगा। शिशिर ज्वरम, और शीत लगकर ज्वर आएगा। करोति जीर्ण अभ्य अधिकम प्रकोपम, मतलब कि भोजन के पच जाने पर, क्या लिखा है, जीर्ण अभ्य अधिकम, जब भोजन पच जाएगा तो जो वातज गुल्म है उसका उपद्रव अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन भोजन करने के बाद गुल्म का प्रकोप कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने भोजन किया तो वातज गुल्म का प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही भोजन पच जाएगा तो वातज गुल्म का जो प्रकोप है वो बढ़ जाएगा। मल एवं अपान वायु की रुकावट, ये सब वातज गुल्म के रूप हैं। अब देखेंगे पित्तज गुल्म के क्या लक्षण हैं।
श्लोक है शूलम महज जीर्यति भोजने च। भोजन की पाक अवस्था में तीव्र शूल का होना। ठीक है, भोजन की पाक अवस्था में तीव्र शूल होगा, लेकिन बातज गुल्म में क्या होगा, जब जीर्ण हो जाएगा खाना तब अधिक उपद्रव होगा, और खाना खाने के तुरंत बाद जो प्रकोप है बातज गुल्म का वो कम हो जाएगा। लेकिन जो भोजन की पाचन अवस्था है ना, जिस अवस्था में भोजन पक रहा है उस अवस्था में तीव्र शूल होगा पित्तज गुल्म में। इसके साथ ज्वर, पिपाशा, मुख एवं शरीर रक्तवर्ण के हो जाएंगे, पसीना अधिक आएगा, उदर में दाह, व्रण के समान गुल्म स्पर्श करने में तीव्र वेदना युक्त होगा। ये सारे पित्त के से रिलेटेड करके इजीली तरीके से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कफज गुल्म के क्या रूप हैं, क्या लक्षण हैं। तो श्लोक है स्थैमित, शीत, ज्वर, काश, हिरलाश, गात्रसाद, अरुचि, गौरवाड़ी, कठिन, उन्नतम, रूपाड़ी, कफातकश्य। ठीक है, तो स्थैमित यानी ऐसा लगेगा कि शरीर को गीले कपड़े से लपेट दिया है, ऐसा प्रतीत होगा। शीत ज्वर आएगा, काश, हिरलाश, गात्रसाद, अरुचि होगी, गौरव शरीर में गुरुता, कठिन, उन्नतम मतलब गुल्म जो होगा वो कठिन होगा, उन्नतम यानी ऊंचा होगा। ठीक है, उठा हुआ होगा ऊपर। कफज गुल्म में शीत ज्वर बोला गया है, याद रखना। बातज गुल्म में शिशिर ज्वरम बोला गया है। उसका मतलब एक ही है, सिर्फ जो वर्ड है वो अलग है। अगर शिशिर ज्वरम की बात आए तो बातज गुल्म के लिए बोला गया है, और अगर शीत ज्वर की बात आए तो कफज गुल्म के लिए बोला गया है। अब बात करते हैं सन्निबातज या निचय गुल्म। इसमें क्या है, तीनों दोषों के लक्षण, मिश्रित लक्षण मिलेंगे। रक्तज गुल्म देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। रक्तज गुल्म के पहला निदान देखेंगे, कारण देखेंगे। तो ऋतुकाल में भोजन न करने से, भय से, रूक्ष आहार विहार से, मलमूत्र के वेग रोकने से, योनि रोग के कारण, या रक्त स्तंभक आहार विहार या औषधियों के सेवन से रक्तज गुल्म होता है। इसमें क्या लक्षण होंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है समगर्भ लिंगम। सभी लक्षण रक्तज गुल्म के जो गर्भ के लक्षण हैं उनसे मिलते हुए होंगे। सभी गर्भ के लक्षण स्पष्ट होते हैं। इसमें शूल होता है, साथ में हस्त और पाद यानी हाथ और पैर, सभी अंगों में फरकाहट न होती हो। ठीक है, जो गुल्म पिंड के रूप में ही देर से स्पंदन करता हो। अब इसकी चिकित्सा क्या है रक्तज गुल्म की, तो इसमें स्नेह विरेचन, पलाश का प्रयोग, योनि विशोधन, ये सारी चिकित्साएं करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है मासे व्यतीते 10वें चिकित्सिता। ये किसके लिए बोला गया है, ये रक्तज गुल्म के लिए बोला गया है। मतलब रक्तज गुल्म की जो चिकित्सा है वो 10 मास के बाद करनी चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसको रक्तज गुल्म को गड़बड़ी से देखा गया है कोरिलेट करके। तो अगर गर्भ होगा तो 9 महीने के अंदर उसकी डिलीवरी हो जाएगी, इसलिए 9 महीने तक वेट करते हैं, यानी इसकी चिकित्सा 10 महीने के बाद ही करेंगे रक्तज गुल्म की। तो इसका कोटेशन है मासे व्यतीते 10वें चिकित्सा। अब चिकित्सा देखेंगे, बातज गुल्म में बस्ती प्रधान चिकित्सा करेंगे, पित्तज में विरेचन, कफज गुल्म में बमन, ये प्रधान चिकित्सा है। बातज गुल्म की बस्ती, पित्तज की विरेचन, कफज गुल्म की बमन। अब सबसे पहले देखते हैं बातज गुल्म की चिकित्सा। स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, वस्ती देंगे, उसके बाद स्नेहपान कराएंगे, फिर ब्राह्मण चिकित्सा कराएंगे यानी बमन विरेचन। और ये सब कराने के बाद भी अगर बातज गुल्म शांत नहीं हो रहा है, देन लास्ट ऑप्शन है हमारा रक्त मोक्षण। अब देखेंगे बातज गुल्म में स्नेह तथा बस्ती का प्रयोग। मतलब बातज गुल्म में कब स्नेह कराएंगे, कब बस्ती देंगे, कब स्नेह और बस्ती साथ में देंगे। ठीक है, तो सभी प्रकार के जो गुल्म है उसमें स्नेहपान लाभदायक है, क्योंकि गुल्म बातज प्रधान होता है, इसलिए स्नेहपान कोई किसी भी टाइप के गुल्म में स्नेहपान दे सकते हैं, लाभदायक होता है। ठीक है, जब गुल्म नाभि के ऊपर के भाग में हो तो स्नेहपान कराएंगे। अगर गुल्म का जो स्थान है गुल्म नाभि के ऊपर है तो स्नेहपान, पक्वाशय में स्थित है तो वस्ती देंगे, और पूरे उदर में अगर अपना स्थान बना लिया है उसने तो स्नेह बस्ती दोनों देंगे। अब कुछ योग हैं बातज गुल्म के, तो इसकी ट्रिक है तीनों पर से बातज गुल्म हटाओ। ठीक है, तीनों पर से बातज गुल्म हटाओ, तो यानी त्रयूषण आदि घृत,
द्वितीय त्रयोषण आदि घृत, तृतीय त्रयोषण आदि घृत। और ता है तो तैल पंचक, तैल पंचक भी देंगे वातज गुल्म में। इम्पोर्टेंट है तैल पंचक, इसमें पूछा जाता है कि तैल पंचक में कितने तैल होते हैं। तो याद रखना तैल पंचक में सिर्फ एक तैल होता है, वो भी एरंड तैल, और इसके कंटेंट 5 होते हैं। तैल सिर्फ एक होता है, कंटेंट याद कर लेना, एरंड तैल, जवाखार, कांजी, प्रसन्ना और गोमूत्र। अब तीनों ना से नगर आदि योग, नालिनी घृत और नालिन्य आदि घृत, पर पिपल्य आदि घृत, से सट्टे आदि चूड़, गुल्म में जो ला है उसे लहसुन चीर, हटाओ से हिंगवादी चूड़ और हपुषाद घृत। ये देंगे बातज गुल्म में कुछ योग। तीनों पर से बातज गुल्म हटाओ। बात करते पित्तज गुल्म की चिकित्सा, इसमें संचरण देंगे, फिर घृतपान कराएंगे, फिर विरेचन देंगे, और लास्ट ऑप्शन है रक्त मोक्षण। उसके बाद अगर रक्त मोक्षण के बाद ब्राह्मण चिकित्सा कराएंगे, देन शास्त्रकर्म। अब बात करते हैं संचरण और घृतपान कब कराएंगे। संचरण होता है मृदु विरेचन। तो स्निग्ध उष्ण पदार्थों के द्वारा अगर पित्तज गुल्म हो रहा है, अगर पित्तज गुल्म स्निग्ध उष्ण पदार्थों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो संचरण कराएंगे। और संचरण का एग्जाम्पल है चतुरंगुल, यानी कृतमालक बोले तो आरगवद, ये एक दूसरे के पर्याय है, ठीक है। और अगर पित्तज गुल्म रूक्ष उष्ण पदार्थों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो घृतपान सर्वोत्तम चिकित्सा बोला गया है। याद रखना संचरण मतलब मृदु विरेचन। अगर गुल्म पित्तज गुल्म स्निग्ध उष्ण पदार्थों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है देन संचरण कराएंगे। रूक्ष उष्ण के द्वारा हो रहा है तो घृतपान सर्वोत्तम चिकित्सा है। विरेचन में क्या है, पित्तज गुल्म अगर पक्वाशय में होने पर गर्भ, दुग्ध या तिलवक घृत पिलाकर विरेचन कराएं। पित्तज गुल्म पक्वाशय में अगर हो रहा है तो दुग्ध और तिलवक घृत पिलाकर विरेचन कराना है। अब कुछ योग हैं पित्तज गुल्म के, तो ट्रिक है पित्तज गुल्म रात्रि में दाह वाला, जो पित्तज गुल्म होता है वो रात्रि में दाह वाला होता है। तो रा से रोहिण्यादि घृत, त्रिमाणादि घृत, दाह में द्राक्षा घृत, दाह में आ रहा है तो आम्लक आदि घृत, वाला में अभ्यंग। कफज गुल्म की क्या चिकित्सा है, सबसे पहले लंघन कराएंगे, विलयन कराएंगे, देन बमन कराएंगे, लास्ट है दाह कर्म। जब कफज गुल्म की लंघन, बमन, विरेचन, बस्ती, घृतपान आदि किसी से भी अच्छा उपचार ना हो सके देन द लास्ट ऑप्शन दाह कर्म कराएंगे हम लोग। कुछ योग हैं कफज गुल्म में, तो ट्रिक है BDS यानी भल्लातक आदि घृत, दशमूली घृत, दंती हरित की और क्षीर सटपल घृत। कफज गुल्म में क्षार का प्रयोग भी करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट गुल्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजी तरीके से मिल सके। थैंक यू।